हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई एफआरएम कोर्स के बारे में, क्योंकि इस बार आपने करियर ट्यूसडेज के पोल के अंदर उसे ही सबसे ज़्यादा वोट्स दिए हैं। चलें देखें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूसडेज। अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपको एफआरएम कोर्स करना है या नहीं करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। भाई इस एपिसोड को लेकर मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोफाइल है जिसके अंदर मैं भी काम कर चुका हूँ। मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था तो ऑपरेशनल रिस्क मैंने काफ़ी काम किया था एज एन इंटरनल ऑडिटर। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट करने का मुझे मौका मिला था, और वैसे ही मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क के साथ भी मैंने डील किया था जब मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर रेगुलेटरी प्रोफाइल में काम किया था। सबसे पहली और लॉजिकल चॉइस जो मुझे लगती है वो है एलिजिबिलिटी के बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लें। आप 12th के बाद भी आप चाहें तो इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि 12th के बाद परस्यू करना एक सही समय नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी चल रही होगी और आप एफआरएम क्लियर कर लेंगे। और कोई भी कंपनी एफआरएम के प्रोफाइल के लिए जो बहुत सीरियस और बहुत मैच्योर प्रोफाइल है, उसके लिए 12th पास को कोई भी नहीं रखता है। यानी कि 12th पास के इमीडिएटली बाद एफआरएम आपको नहीं करना चाहिए। लेट्स से आपने एफआरएम ग्रेजुएशन में कर लिया, सर हम जॉब बाद में कर लें, क्या दिक्कत है? तो जॉब अगर आप बाद में करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आपकी नॉलेज जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, और अब आपको फ्रेशर्स के साथ जो अपडेटेड नॉलेज के साथ अभी एफआरएम पढ़ें उनसे कम्पीट करना पड़ेगा। सो बेटर है कि जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होता है तब तक आप एफआरएम कोर्स के अंदर हाथ ना डालें। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ठीक है सर, अब हमने आपकी बात मान ली, ग्रेजुएशन तक हम एफआरएम को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके बाद ही करेंगे। मगर ग्रेजुएशन का समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, मैं नहीं चाहता आप इसको वेस्ट करें। तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि भाई आप ऐसा करें कि आप इस टाइम को वेस्ट करने की बजाय ग्रेजुएशन के साथ जो कोर्स हो सकता है, जैसे कि सीए, आप ग्रेजुएशन तक सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर सकते हैं, या फिर एसीसीए तो आपका ग्रेजुएशन तक कंप्लीट ही हो जाएगा। और एसीसी और एफआरएम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑडिट के साथ साथ अगर आपको रिस्क को मैनेज करना भी आता है तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो अब आप पूछेंगे सर वो तो ठीक है, एफआरएम होता क्या है ये तो बता दो। तो एफआरएम के अंदर आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, जो इस कोर्स का नाम है, इसके अंदर आप एसेंशियली रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, और साथ ही साथ में मैनेज करते हैं, यानी तैयारी करते हैं कि इस रिस्क की वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हो गया तो हम ऐसा क्या करें आज ताकि फ्यूचर लॉसेस से हम बच जाएं या उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे कम से कम हो। तो एफआरएम के अंदर आप 3 रिस्क के बारे में पढ़ाई करते हैं, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क की। ऑपरेशनल रिस्क टॉक्स अबाउट पीपल एंड प्रोसेस रिस्क। कन्वेंशनली कंपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं, कई कंसल्टेंसीज के अंदर एमबीएस भी हैं, वो भी इस काम को करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने एफआरएम किया है तो ऑपरेशनल रिस्क के लिए कोई कंपनी आपको इंडिया में हायर करे इसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसीसीएज, सीपीएज, इन लोगों से, एमबीएज, इन लोगों से compete करना पड़ेगा ऑपरेशनल रिस्क की जॉब प्रोफाइल्स के लिए। अगली बात हम करते हैं मार्केट रिस्क। कई कंपनियां दूसरे बिजनेसेस के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं। कई बार ये परचेज बहुत सब्सटेंशियल होता है, क्योंकि कई बार एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए भी करते हैं, और फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी को उसके ऊपर नुकसान हो जाए। तो ऐसे नुकसान को आइडेंटिफाई करना, पॉसिबल सिनेरियोज जिसमें नुकसान हो सकता है, उसे क्वांटिफाई करना, और क्वांटिफाई करने के बाद उसके लिए तैयारी रखना, जैसे कि हेजिंग वगैरह करना। तो अब मार्केट रिस्क की जो प्रोफाइल्स हैं इसके लिए एफआरएम करके आपको सीएफए और एमबीए फाइनेंस से भी कम्पीट करना पड़ सकता है। नाउ तीसरे टाइप के रिस्क की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। ये क्रेडिट रिस्क यानी कि अगर हमने किसी को उधारी दी है, जैसे कि लोन वगैरह दिया है, तो क्या चांसेस है हमें वो लोन वापस मिल जाएगा, रीपे हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आप तो देख चुकी हैं, अब न्यूज़ में कितनी बार आ चुका है, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। 2008 का इकोनॉमिक डिप्रेशन इसी वजह से आया था, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट को कंपनियां जो थी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे थे, और अचानक से 2008 के बाद हर देश के सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है, एक डायरेक्टिव इशू कर दिया कि हर कमर्शियल बैंक को या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि जो लोगों के पैसे के साथ डील कर रहे हैं, उनको रिस्क मैनेजर्स होना ज़रूरी है। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी रिस्क मैनेजर्स होते हैं, और इस प्रोफाइल के जॉब के लिए हमने देखा है कि कई बार एक्चुअलीज को भी हायर किया जाता है। अब मैंने कई सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे जहाँ पे थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन मुझे लगा। वो कहते हैं कि एफआरएम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, अगर आपने एक पार्ट भी कर लिया तो 3 लाख की सैलरी आपको मिल जाएगी। ऐसा डेफिनेटली नहीं है। एफआरएम के दोनों पार्ट यानी कि कंप्लीट क्वालिफिकेशन ज़रूरी है फॉर योर फर्स्ट जॉब। दूसरी बात है कि 2008 के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद भी
इंडियन बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने अभी तक एफआरएम को हायर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। वो अभी भी रिलाई कर रहे हैं एमबीए फाइनेंस के ऊपर, जबकि एमबीए फाइनेंस का जो करिकुलम है पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हर कमर्शियल बैंक को ज़रूरत तो है एफआरएम की, बट अभी तक उन्होंने खुले दिल से एफआरएम को एक्सेप्ट करना शुरू नहीं किया। एक बात और है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन और एफआरएम करके रखा हुआ है तो जॉब मिलने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा इंडिया के अंदर कम होता है। इसलिए मेरा सजेशन है आपको, प्लीज़ एफआरएम करें, उससे पहले आपको कोई और कोर्स भी कर लेना चाहिए, जैसे कि एसीसीए या सीए, यानी कि एफआरएम को आप एक स्टैंड अलोन कोर्स की बजाय एक वैल्यू एडिशन की कोर्स की तरह देखें तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी कहीं गुना बढ़ जाएगा। एफआरएम के साथ या एफआरएम के बाद में आप सीएफए भी कर सकते हैं। सीएफए और एफआरएम एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ एफआरएम के लिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा जॉब मिलना इम्पॉसिबल है, बट एक एवरेज सैलरी 6 लाख तक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज में कह रहा हूँ, इससे कम 3 लाख या 4 लाख भी हो सकती है, जैसे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आप इसको एक वैल्यू एडिशन की तरह करते हैं, यानी कि एसीसीए प्लस एफआरएम या एफआरएम प्लस सीएफए या एमबीए प्लस एफआरएम, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आप लेकर चलते हैं तो फिर आपकी एवरेज सैलरी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आप कम से कम 9 लाख का एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगर आप इस कोर्स को वैल्यू एडिशन की तरह करके चल रहे हैं। सीएफए के लिए भी मैंने एक बात कही थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर, आप चाहें तो वीडियो दोबारा जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा, कि भाई फाइनेंशियल कोर्सेज जो भी रहते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है तो इन जॉब्स की कमी ज़रूर आ जाती है, बिकॉज कई सारी कंपनी अभी भी इन जॉब प्रोफाइल्स को प्रायोरिटी अपनी नहीं मान रही। अब मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, वो ये है कि एफआरएम या सीएफए या ऐसे किसी भी फाइनेंस रिलेटेड डिग्री के लिए जाने से पहले आपको स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ही खास ध्यान देना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से आपका काम नहीं होगा। इसके लिए भी बहुत जल्द हमारा एक सेगमेंट आ रहा है जिसके अंदर कौन कौन से स्किल आपको डेवलप करने हैं उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। नाउ इस कोर्स के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी, वो ये है कि ये बहुत कम समय में हो जाता है। आप चाहें तो इस कोर्स को 1 साल के अंदर अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। अब बोलेंगे सर खर्चा कितना आएगा, तो तकरीबन 1.25 से 2 लाख के आसपास खर्चा आता है, जिसके अंदर फीस, बुक्स और कोचिंग सब इंक्लूड हो जाता है। इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की मैंने अभी बात नहीं करी। स्किल डेवलपमेंट पे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो कम से कम 8 to 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40,000 का आप खर्चा आपको और करना पड़ेगा, ताकि आपके स्किल्स ऐसे हो जाएं कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए। एग्ज़ाम की हम बात अगर करते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है रिटन होते हैं, यानी पेन एंड पेपर एग्ज़ाम होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, मई में और नवंबर में। इस साल का जो मई का एग्जाम है उसे पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस सिचुएशंस। भाई अगर ये कोर्स कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाए तो सिचुएशन कैसी भी लोग अपने घर बैठ के भी पेपर दे पाएँ। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर आपको भी लगता है कि ऐसा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे तो लगता है होना चाहिए। और आखिरी बात हम करते हैं सक्सेस रेट की। तो मैंने पिछले 4 साल के रिजल्ट जो इनकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन सब फिगर्स को ऐड किया और 4 से डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि 42% पास रेट पार्ट 1 के अंदर है। और इनका जो सेकंड पार्ट है या सेकंड लेवल है, इसका पास परसेंटेज 52% ऑन एन एवरेज पिछले 4 साल के अंदर मुझे देखने को मिला है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करे डिसीजन लेने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो यार, शेयर करो और दोस्तों से जो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एफआरएम उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि करियर ट्यूसडेज के अंदर इस तरह की वीडियो हम हर हफ्ते डालते हैं। और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी हम वो कोर्स अपलोड करेंगे आपको तुरंत दिख जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपके सीए गौरव से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।